हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आपका जो ये टॉपिक है प्रकार्यवाद, ये एमए प्रीवियस के 5th पेपर वो एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। तो सर्वप्रथम हम प्रकार्यवाद का अर्थ को समझना चाहेंगे। प्रकार्यवादियों में मेलिनोवस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, टॉलकेट पार्सन है, आर.के. मट्टन के नाम मुख्यतः लिए जाते हैं, जिन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत को समाजशास्त्र में विकसित करना और इसके संदर्भ में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम हम प्रकार्यवाद जो विचारक हैं वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार की उनकी धारणा है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रकार्यवाद के भी काफ़ी रूप है। सावयवी प्रकार्यवाद, विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाद, मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। प्रकार्यवादियों की एक बहुत बड़ी स्थापना ये है कि उनका जो सोचने का जो तरीका है वो ये है कि सामाजिक संसार एक संपूर्ण व्यवस्था है, एक सिस्टम है। पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, वो एक व्यवस्था है उसकी। इस व्यवस्था में सर्वसम्मति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सर्वसम्मति और व्यवस्था किसी संघर्ष और अव्यवस्था से रहित हो। दूसरा उनका यह है कि पूरा जो ये संसार है वो एक सिस्टम है, इसकी एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार के जो अंग है उनमें सब में सर्वसम्मति है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सर्वसम्मति और व्यवस्था किसी संघर्ष व अव्यवस्था से रहित नहीं हो सकती। उसके अंदर अंतर्निहित संघर्ष भी पाया जाता है और अव्यवस्था भी पाई जाती है। इस अवस्था में विरोध भी है और इस व्यवस्था में हिंसा व तोड़फोड़ भी होती है। कुल मिला के संघर्ष देखने को मिलता है इस व्यवस्था में। लेकिन प्रकार्यवादी विचारकों का यह भी कथन है कि प्रत्येक व्यवस्था की कुछ आवश्यकताएं होती है। वो ये मानते हैं कि ये व्यवस्था है, इसमें सर्वसम्मति है, लेकिन साथ में इसमें अंतर्निहित इसके अंदर संघर्ष भी है, और इस व्यवस्था की जो सिस्टम है उसकी कुछ आवश्यकताएं भी होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य तथा विघटनकारी शक्तियों में ऐसा तालमेल स्थापित हो जाता है कि व्यवस्था का संतुलन और उसकी सहजातीयता बरकरार रहती है। वो ये कहते हैं प्रकार्यवादी कि इस व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामान्य, एक तो जो सर्वसम्मति की बात करते हैं वो, दूसरा विघटनकारी शक्तियाँ हैं, उनमें ऐसा तालमेल स्थापित हो जाता है कि व्यवस्था का संतुलन और उसकी सहजातीयता बरकरार बनी रहती है। अतः प्रकार्यवादियों की बहुत बड़ी मान्यता यह है कि समाज में एक निश्चित व्यवस्था, सहजातीयता और संतुलन होता है। प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें उसकी एक निश्चित व्यवस्था है, सहजातीयता है और संतुलन होता है। दूसरी ओर प्रकार्यवादियों की एक अहम मान्यता यह है कि समाज के विभिन्न भाग जैसे राजनीति, अर्थ, शिक्षा, विकास, राजस्व आदि एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रकार्यवादी ये भी मानते हैं कि समाज के जो भाग हैं, समाज के जो अंग हैं, वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह जुड़ना भी संयोगवश नहीं है, इसके पीछे निश्चित अनुभविक आधार और कार्य कारण संबंध होता है। ये अंग जो आपस में जुड़े हुए हैं, समाज के जो भाग हैं, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, विकास, राजस्व आदि एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ये जुड़ना भी संयोगवश नहीं है, इसके पीछे निश्चित अनुभविक आधार और कार्य कारण संबंध होते हैं। प्रकार्यवादी प्रकार के लेखकों में मुख्यतः जो सिद्धांतवेता है, अग्रणी जो सिद्धांतवेता है, किंगस डेविस है, टॉलकेट पार्सन है, रॉबर्ट के मट्टन इनके नाम हैं।
परिभाषा की अगर दृष्टि से हम देखें, इसके अर्थ की और दृष्टि से देखें तो प्रकार्यवाद समाज के एक भाग को दूसरे भाग के साथ रखकर संपूर्ण समाज के संदर्भ में देखता है और इसे सभी स्वीकार करते हैं। इस विचारधारा को सब प्रकार्यवादी स्वीकार करते हैं। प्रकार्यवाद समाज के एक भाग को दूसरे भाग के साथ रखकर संपूर्ण समाज के संदर्भ में देखता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो प्रकार्यवादी जो अवधारणा है, प्रकार्यवाद की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम डार्विनवाद का जो सिद्धांत आया था, उद्विकास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से समाजशास्त्र साहित्य में इसको आयात किया गया है। ये आई है वहाँ से अवधारणा, और सर्वप्रथम इसको लाने का जो कार्य किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और हर्बर्ट स्पेंसर ये प्रस्तुत करने का उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज या सामाजिक जीवन में होने वाले निरंतर परिवर्तन व समाज व्यवस्था के कतिपय प्राणीशास्त्रीय सत्य के आधार पर परिभाषित करना था। वो समाज में जो चेंज आ रहा है, समाज में जो भी परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को या उसकी जो निरंतरता बनी हुई है समाज व्यवस्था की, उसको प्राणीशास्त्रीय सत्यताओं के आधार पर परिभाषित करना हर्बर्ट स्पेंसर चाहते थे। उन्होंने समाज की तुलना मानव सावयव से की है। सावयव का मतलब शरीर से की है। जिस प्रकार से सावयव का निर्माण अनेक सेल्स को कोशिकाओं के द्वारा होता है और वह अपने कोष्ठ या उत्तकों के द्वारा कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं और उनसे अंग बनते हैं और वो अपने अपने स्थान पर रहकर निरंतर कार्य करते हैं। और उसी प्रकार समाज भी अनेक इकाइयों के योग से बनता है और ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर रहकर अपना इकाई कार्य करती हैं और समाज की व्यवस्था और समाज के संगठन को बनाए रखती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। ये विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत करी थी प्रकार्यवाद के विषय में। उन्होंने समाज की तुलना मानव शरीर से करी थी, जिस प्रकार से मानव शरीर के अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने अपने स्थान पर रहकर अपना अपना कार्य करते हैं, उनमें पर आपस में अंत निर्भरता रहती है, अंत संबंधित रहते हैं ये अंग। और शरीर की व्यवस्था को जिस प्रकार से अंग बनाए रखते हैं उस प्रकार से समाज के अंग भी भाग भी समाज की व्यवस्था निरंतरता को बनाए रखते हैं। प्रकार्यवाद का अर्थ। प्रकार्यवाद के अर्थ को हम तीन दृष्टि से चार उस अर्थों में समझ सकते हैं। गणित शास्त्रीय अर्थ में प्रकार्य, उपयोगी कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य, प्रयुक्त कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य, व्यवस्था निर्धारित तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य। क्योंकि हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, समाजशास्त्र विषय से हम जुड़े हुए हैं, तो जो चौथा जो इसका प्रकार है व्यवस्था निर्धारित तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य, इसी को समाजशास्त्रियों ने स्वीकारा है और इस चौथे प्रकार के अर्थ को ही ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोग में लाने में अवधारणा का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो इमाइल दुर्खिम को जाता है। इन्होंने 1895 में इस अवधारणा का प्रयोग करा था और इसके चार अर्थ हैं, मैंने आपको बता दिए। गणित शास्त्रीय जो अर्थ है उस दृष्टि से प्रकार्य का अर्थ उस तत्व से होता है जिसका मूल्य निर्धारित दूसरे एक या एकाधिक तत्वों के द्वारा होता है, उससे गणित शास्त्रीय अर्थ होता है प्रकार्य। मूल्य निर्धारण से संबंधित होता है गणित शास्त्रीय अर्थ में प्रकार्य का। दूसरा है उपयोगी कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य। उपयोगी कार्यकलाप या केवल कार्यकलाप के रूप में भी प्रकार्य का अर्थ लगाया जा सकता है। इस अर्थ में प्रकार्य शब्द का प्रयोग रोज की बोलचाल में होता है। सार्वजनिक तथा संस्थागत उत्सव तथा कार्यकलापों को प्रकार्य कहा जाता है, जो अपने उचित नहीं है समाजशास्त्रीय दृष्टि से। तीसरा जो इनका प्रकार है उपयुक्त कार्यकलाप,
उपयुक्त कार्यकलाप किसी भी अर्थ में उपयोगी कार्यकलाप का पर्यायवाची नहीं है। यह हो सकता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक क्रिया बिना प्रयुक्त हुए भी उपयोगी हो। उदाहरण जैसे तीसरा जो प्रकार है उसका, गरीबी से तंग आकर एक व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। ऐसा उसके लिए उपयोगी होते हुए भी सामाजिक दृष्टि से उसके उस कार्य को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। प्रकारवादी की एक अवधारणा प्रकार के इसी अर्थ से संबंधित है। प्रकारवादी इसको महत्व देते हैं उपयुक्त कार्यकलाप के रूप में प्रकार। ऐसा नहीं गरीबी से तंग आकर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली उसके लिए उचित है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो उचित नहीं है। चौथा जो प्रकार आता है व्यवस्था निर्धारित तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में प्रकार। अंत में प्रकार की व्यवस्था निर्धारक तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में देखा जा सकता है। इस अर्थ का सार तत्व यह है कि सामाजिक जीवन आधारभूत रूप में व्यवस्थाओं में समाविष्टि होता है। इन व्यवस्थाओं में किसी भी तत्व या इकाई के बारे में निर्णय व्यवस्था द्वारा उसका निर्धारण व्यवस्था को बनाए रखने में उसके स्थान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह द्वितीय व तृतीय अर्थ से कहीं अधिक व्यापक है। इसलिए एकाधिक समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र ने प्रकार की इसी अर्थ में प्रयोग किया है। उनके अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक जीवन अनेक व्यवस्थाओं का एक योग है। जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है वह अनेक व्यवस्थाओं का एक योग है, जैसा कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि। इसके संयुक्त रूप को प्राय सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है। ये सभी रूपों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के सभी रूपों को हम सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इनमें से प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत एकाधिक तत्व या इकाइयाँ होती है। ये व्यवस्था है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, इसमें एकाधिक तत्व और इकाइयाँ होगी। इसी प्रकार से धार्मिक व्यवस्था में एकाधिक तत्व इकाइयाँ होती है। इन इकाइयों का निर्धारण उस व्यवस्था विशेष के द्वारा ही होता है। ये इकाइयों का जो निर्धारण भी होता है उस व्यवस्था के अंतर्गत ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था से निकाल कर अगर उस इकाई को अपन अलग रख दें या उस अंग को अलग करके उसकी विवेचना या कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब अगर अब कोई व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अगर अपन बाहर निकाल दें तो उसकी हम व्यवस्था में उसकी उपयोगिता और उसको सिद्ध नहीं कर सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो प्रत्येक अंग के जो तत्व हैं आपस में व्यवस्थाएं हैं, जो उपव्यवस्थाएं हैं, वो आपस में जुड़ के ही उनका महत्व है। अलग से उनको, जैसे कि शरीर से किसी अंग को अपन निकाल दें तो उसके बाद उसका महत्व है, उसके प्रकार को हम नहीं बता सकते। साधारण अर्थ में जो प्रकार का जो अर्थ होता है मैं आपको बता दूं, किसी भी अंग के द्वारा किया गया वह कार्य जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन और उसको बनाए रखने में अपना जो योगदान देता है वो उसका प्रकार्य है, उस अंग का प्रकार्य होता है। व्यवस्था द्वारा निर्धारित होने पर भी इनमें से प्रत्येक तत्व या इकाई का एक निश्चित स्थान स्वयं व्यवस्था में होता है। व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्था द्वारा को निर्धारित भाग है पर्टिकुलर, उसका एक अपना स्थान होता है और उसका कार्य भी निश्चित होता है। और ये जो कार्य निर्धारित कार्य करके सम्मिलित रूप से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। व्यवस्था द्वारा निर्धारित तथा व्यवस्था के पोषक इसकी इकाइयों की क्रियाओं को ही प्रकार्य कहते हैं। समाजशास्त्र दृष्टि से व्यवस्था द्वारा निर्धारित, व्यवस्था जो है उसके द्वारा निर्धारित जो कार्य हैं उसके भागों के तथा व्यवस्था के पोषक जो व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं उसकी इकाई की क्रियाओं को ही प्रकार्य कहते हैं। या अपन शॉर्ट अर्थ में ये कह सकते हैं, किसी सामाजिक व्यवस्था के अंग या भागों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में जो अपना योगदान देते हैं उसे उस अंग का प्रकार्य कहा जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद के सिद्धांत को मैं समझाऊंगा आपको। धन्यवाद।